फिल्म की शुरुआत 1943 से होती है, जब अमेरिका और जापान के बीच युद्ध चल रहा था। यूएस एयरफोर्स जापान के नाउरू आइलैंड पर बम गिराने का मिशन करती है। इसी मिशन में हम फिल्म के मुख्य किरदार लुई ज़ैम्पिरिनी को देखते हैं, जो इस मिशन में बॉम्बेरियर हैं। इस मिशन में यूएस एयरफोर्स के कई सिपाही मारे जाते हैं। जिस प्लेन में लुई होता है उसमें भी खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें वहीं से निकलना पड़ता है। वे लोग जंगल में बने एक रनवे पर इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं। उनके प्लेन का एक टायर फट भी जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से सबकी जान बच जाती है। अब सीन पास्ट में चला जाता है। हम देखते हैं कि लुई टोरेंस कैलिफोर्निया में रहता है। इटालियन होने की वजह से स्कूल के बच्चे उसे बहुत चिढ़ाते और मारते थे। इसीलिए लुई अकेले बैठकर शराब और सिगरेट पीने लगा था, जिससे उसके घरवाले हमेशा नाराज रहते थे। लुई का एक बड़ा भाई है पीटर। पीटर एक धावक है। एक दिन पीटर देखता है कि लुई बहुत तेज दौड़ सकता है, तो वो उसे दौड़ने की ट्रेनिंग देने लगता है। पीटर उससे कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। इसके बाद लुई कई रेसों में हिस्सा लेता है और बहुत सी रेस जीत भी जाता है। समय के साथ लुई बड़ा हो जाता है और अब भी ट्रैक रेस में भाग लेता है। बचपन से ही रेस जीतने की वजह से वो मशहूर हो जाता है और उसे टॉरेंस टॉर्नेडो कहा जाने लगता है। लुई 1936 के समर ओलंपिक में भी हिस्सा लेता है। वो ये रेस तो नहीं जीत पाता, लेकिन आखिरी लैप में एक रिकॉर्ड बना देता है। अब कहानी फिर से वर्तमान समय में आती है, जहां लुई अपने कैंप में वापस आ चुका है। उसे कुछ साथियों के साथ एक रेस्क्यू मिशन दिया जाता है। इसके लिए वे एक पुराने प्लेन में जाते हैं, लेकिन समुद्र के ऊपर पहुंचते ही उनके प्लेन का एक इंजन फेल हो जाता है और प्लेन समुद्र में क्रैश हो जाता है। इस हादसे में लुई और दो साथी फिल और मैक बच जाते हैं, जबकि बाकी लोग मरे जाते हैं। वे लोग इमरजेंसी की 2 रबर की नावों पर आ जाते हैं। अब ये तीनों समुद्र में फंस जाते हैं। जितना भी खाना वे प्लेन से निकाल पाते हैं निकाल लेते हैं, लेकिन वो खाना ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था। ऊपर से फिल के सिर में चोट भी लग जाती है। कुछ दिन बाद उनके ऊपर से एक प्लेन गुजरता है। ये लोग उसे देखने के बाद फ्लेयर्स चलाते हैं, लेकिन वो प्लेन उन्हें देख नहीं पाता और आगे बढ़ जाता है। इससे तीनों बहुत निराश हो जाते हैं। खाना खत्म होने पर वे लोग समुद्र से मछलियां पकड़कर कच्ची खाने लगते हैं, और जब बारिश होती है वे लोग उससे पानी इकट्ठा करके पीते हैं। उस दिन उनके लिए ऐसा लगता है जैसे कोई त्योहार हो, क्योंकि उनके पास पीने के लिए पानी नहीं था। जो भी चीजें उनके पास थीं वे उन बर्तनों में बारिश कर पानी जमा करते हैं। अब उन्हें समुद्र में फंसे हुए 27 दिन हो जाते हैं। एक दिन उनके ऊपर से एक जापानी लड़ाकू विमान गुजरता है। उन्हें पता नहीं था कि ये जापान का प्लेन है, इसलिए वे उसे देखने के बाद फ्लेयर्स चलाते हैं। वो जापानी प्लेन उन्हें देख लेता है और समझ जाता है कि ये अमेरिकी सिपाही हैं, इसलिए वो उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। तीनों घबराकर पानी में कूद जाते हैं और किस्मत से उनकी जान बच जाती है, लेकिन गोलियों से उनकी दोनों नावें फट जाती हैं। ये लोग किसी तरह मेहनत करके एक नाव की मरम्मत करते हैं, उसके छेद बंद करते हैं और उसे दोबारा फुलाकर उसी पर चढ़ जाते हैं। अब उन्हें समुद्र में और भी कई दिन हो जाते हैं और उनकी हालत बहुत खराब होने लगती है। एक दिन उनका साथी मैक मर जाता है। वे उसे कपड़े में लपेटकर समुद्र में छोड़ देते हैं। इसके बाद फिल और लुई कुछ और दिनों तक समुद्र में तैरते रहते हैं। अब उन्हें 47 दिन हो जाते हैं। दोनों मौत के करीब पहुंच जाते हैं। तभी उनके सामने से एक जापानी जहाज गुजरता है। वे लोग उन्हें पानी से निकाल लेते हैं, लेकिन बचाने के बाद भी वे उन्हें कैदी बना लेते हैं और एक आइलैंड पर ले जाकर पूछताछ करते हैं। वे उनसे उनके फाइटर प्लेन्स के बारे में जानकारी मांगते हैं। लुई उन्हें बताता है कि वे लोग पुराने प्लेन्स उड़ाते थे और नए फाइटर प्लेन्स के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। जापानी सैनिक लुई और फिल को बहुत ज्यादा तड़पाते हैं। वे उन्हें कपड़े उतारकर बेरहमी से मारते हैं। कुछ दिन बाद वे दोनों की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें जापान भेज देते हैं, जहां और भी कैदी रखे गए थे। लेकिन जापान पहुंचने के बाद लुई और फिल को अलग अलग कैंपों में भेज दिया जाता है। लुई को टोक्यो के ओमोरी कैंप में रखा जाता है। इस कैंप के नियम बहुत सख्त हैं और कैदियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। इस कैंप की देखरेख कॉर्पोरल वतनाबे करता है, जो बेहद सख्त आदमी है। पहली मुलाकात में ही वे लुई को बहुत मारता है, लेकिन लुई चुपचाप सारी मार सहता रहता है। हर दिन वतनाबे लुई को किसी न किसी तरीके से तंग करता है। एक दिन कैंप में जापानी रेडियो से कुछ लोग आते हैं। वे लुई से कहते हैं कि उसकी सरकार ने घोषित कर दिया है कि वो युद्ध में मर चुका है, लेकिन अगर वो चाहे तो अपने परिवार के लिए एक संदेश छोड़ सकता है। लुई उनके साथ रेडियो स्टेशन जाता है और अपने परिवार को संदेश देता है कि मैं अभी जिंदा हूं और जापान के कैंप में बंद हूं। ये संदेश सुनकर उसका परिवार बहुत भावुक हो जाता है। इसके बाद वे लोग लुई से एक और संदेश प्रसारित करने को कहते हैं, जिसमें अमेरिका के बारे में बुरी बातें कही जानी थी। लुई ये करने से मना कर देता है। इसके बाद रेडियो वाले उसे फिर से उसी कैंप में वापस भेज देते हैं। जब वतनाबे को पता चलता है कि लुई ने अमेरिका के खिलाफ बोलने से इनकार कर दिया था, तो वो बहुत गुस्सा होता है। वे सभी कैदियों को एक लाइन में खड़ा करता है और उन्हें आदेश देता है कि वे सब लुई को एक एक करके मारे। कैदी ये काम करना नहीं चाहते थे, लेकिन वे जानते थे कि अगर वे नहीं मारेंगे तो वतनाबे उन्हें मार देगा। इसलिए मजबूरी में वो लुई को मारते हैं। वहां वे 2 साल तक यातनाएं सहता रहता है।
इस दौरान वतनाबे को प्रमोशन मिल जाता है और उसे दूसरे कैंप में भेजा जाता है। वे खुद ये बात लुई को बताता है और लुई उसके जाने से राहत महसूस करता है। एक दिन अमेरिका फिर से टोक्यो पर बमबारी करता है। बमबारी में जेल का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है। इसके बाद ओमोरी कैंप के सभी कैदियों को एक दूसरे कैंप में भेज दिया जाता है। ट्रांसफर होकर वातानाबे भी उसी कैंप में पहुंच जाता है। उसे देखकर लुई बेहोश हो जाता है क्योंकि उसकी सारी उम्मीदें फिर से टूट जाती है। इस कैंप में सभी कैदियों से कोयले ढोने का काम करवाया जाता है। एक दिन काम करते हुए लुई थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। ये देखकर वातानाबे उसे सामने बुलाता है और उसे एक बहुत भारी लकड़ी का लट्ठा उठाने का आदेश देता है। लट्ठा बहुत भारी था, लेकिन डर की वजह से लुई उसे उठा लेता है। वो पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर पकड़े रहता है और नीचे नहीं गिरने देता। सभी कैदी उसे देखते रह जाते हैं। हालांकि लुई बहुत थक चुका था और रोज मार खाता था, फिर भी वो हार नहीं मानता और लट्ठे को हवा में उठाए रखता है। ये देखकर वातानाबे गुस्से से भर जाता है और लुई को बुरी तरह पीटता है, यहाँ तक कि वो उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वातानाबे सभी कैदियों को समुद्र में नहाने के लिए भेजता है। तभी उनके ऊपर से एक हवाई जहाज गुजरता है। कैदी देखते हैं कि ये अमेरिकी विमान है। इससे उन्हें समझ आ जाता है कि अमेरिका ने जापान पर कब्जा कर लिया है और युद्ध खत्म हो चुका है। ये देखकर सभी कैदी खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और उनकी आंखों में आज़ादी की खुशी दिखाई देती है। इसके बाद लुई वातानाबे के कमरे में जाता है, लेकिन वहां वो नहीं मिलता। वातानाबे पहले ही भाग चुका होता है। जल्दी सभी कैदियों को वापस अमेरिका भेज दिया जाता है। अमेरिका पहुंचकर लुई जमीन को चूमता है और कई वर्षों बाद अपने परिवार से मिलता है। परिवार से मिलकर वो बहुत खुश होता है। इसी दृश्य के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। एपिलॉग में हमें असली लुइस जाम्पिरेनी की तस्वीर दिखाई जाती है और बताया जाता है कि 1946 में उसने सिंधिया नाम की लड़की से शादी की। उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा ल्यूक और एक बेटी सीसी। लुई का साथी फिल भी जिंदा बच गया था और आजाद होने के बाद भी दोनों दोस्त बने रहे। वातानाबे कई सालों तक छिपा रहा, लेकिन बाद में अमेरिका ने उसे माफी दे दी ताकि जापान और अमेरिका के रिश्ते बेहतर रह सके। इतने दर्द और संघर्ष झेलने के बावजूद लुई हमेशा कहता था कि आगे बढ़ने का रास्ता बदला नहीं बल्कि क्षमा है। जीवन के आखिरी वर्षों में लुई को एहसास हुआ कि ओलंपिक्स में दौड़ना उसका पुराना सपना था और 80 साल की उम्र में उसने ये सपना पूरा किया और विंटर ओलंपिक्स में हिस्सा लिया। आप सभी का धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।